Hey, hello, welcome to Chemistry and 2. So this is the video number 2 of General Organic Chemistry, Paula Bruce, जहाँ हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं ना। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, कार्बन के क्या रीजंस हैं। तो स्टार्टिंग का अगर आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको सभी देखने मिलेगा कि कैसे अमोनियम साइनाइड से वोलर ने यूरिया बनाया और किस तरीके से पुराने ज़माने के लोगों का जो थॉट प्रोसेस था वो चेंज हुआ। हाँ, इस पर्टिकुलर वीडियो में यानी लास्ट वीडियो में जब हम जा रहे थे तब हमने एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया था कि व्हाट मेक्स कार्बन सो स्पेशल। तो हमने कार्बन के बारे में आंसर निकालने की कोशिश की। तब हमें समझ में आया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली मतलब कार्बन से होता है और कार्बन के पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कार्बन के पास लास्ट के शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारा होता है कार्बन। अब अगर आपको ये समझना है कि कार्बन कितने आसानी से बॉन्ड बनाएगा या कितने आसानी से बॉन्ड तोड़ेगा, इन शॉर्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने अच्छे से होगा या कितने अच्छे से नहीं होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को पढ़ना स्टार्ट करो। यानी आपको थोड़ी बहुत एटम के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब आप सोचोगे कि सर जब पूरे ऑर्गेनिक में कार्बन ही है तो हम बाकी के एटम्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। ये रीज़न है क्योंकि कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा ये हमें नहीं पता। उसकी स्टेबिलिटी पे वो जो उसको मिलेगा उसके साथ बॉन्ड बनाएगा वो, क्योंकि कार्बन को स्टेबल होना होता है और कार्बन अपनी स्टेबिलिटी के लिए किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है जो उसे मिलेगा, जो उसे इलेक्ट्रॉन दे सके, जो उसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फर, हेलोजन्स, मेटल्स, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और इन सब के बारे में थोड़ी सी हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सी मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे कहा था और मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि अभी इस पर्टिकुलर बुक में एटॉमिक स्ट्रक्चर को इतने डिटेल में नहीं दिया हुआ है जितना आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पे एकदम पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा दिया जाएगा। अगर आप 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है या 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ लीजिएगा, केमिकल बॉन्डिंग को थोड़ा पढ़ लीजिएगा और उसके बाद फिर इस वीडियो पे आइएगा, ठीक है। तो मैं एक क्विक रिविजन के तौर पे यहाँ पे ले रहा हूँ ना। देखिए, हम लोगों को पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी पूरी। हमें पता है एटम के बारे में जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जे थॉमसन ने प्लम एंड पर्डिंग का मॉडल दिया था, फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, फिर नील बोहर सर आए और नील बोहर सर ने अपना एक मॉडल दिया नील बोहर सर के हिसाब से कि एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में एक फिक्स डिस्टेंस पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो घूम रहे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे होते हैं, जहाँ पर उनका एंगुलर मोमेंटम MVR विल बी इक्वल टू n इंटू एच अपॉन 2 ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था। जहाँ पर भी उनका MVR का वैल्यू, जिसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एंगुलर मोमेंटम, जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम उनका NH अपॉन 2 होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। फिर इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने ये भी पता कर लिया कि एटम के अंदर, अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और हमें पता है, ये जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। इसके अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन। और बाहर की जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है फिक्स पोजीशंस पर, हर जगह नहीं, कहीं पर भी नहीं, फिक्स पोजीशन पर आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कुलर मोशन या कहूँ इसको न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं ना। ये हम लोगों ने बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं। ये हमारा बेसिक 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में अगर आपने पढ़ रहे हो तो आपको ये सब बेसिक आता होगा। 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज दे देता हूँ जो कि वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी काम आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको उन फॉर्मूलेज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला होता है कि किसी भी शेल का अगर मुझे रेडियस पता करना हो, किसी भी शेल का, मतलब मान लीजिए मैं कहता हूँ इस शेल का रेडियस कितना है, मैं कल को कहता हूँ कि मुझे बताइए इस शेल का रेडियस कितना है। किसी भी एटम में अगर मुझे रेडियस पता करना हो, रेडियस ऑफ एनी शेल स्पेशली, तो फॉर्मूला बन जाता है 0.53 इंटू n² डिवाइडेड बाय z और ये आंसर आएगा आपका एंगस्ट्रॉम में। मैं यूनिट कन्वर्जन से मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हैं, मैंने मोल कॉन्सेप्ट पूरा ले रहा हूँ, तो आई होप यूनिट कन्वर्जन आपको आता। देखिए सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। अगर आप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि GOC लास्ट में पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा जब आपका फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत पढ़ के हो जाएगा ना। इसके बाद हमारा अगला यहाँ पे ना Z* डाला जाता है। एक्चुअली Z भी नहीं डाला जाता, हम यहाँ Z* डालते हैं। Z* का मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब फिलहाल इस फॉर्मूले को अगर आपने, ये सब चीज़ें आपको नहीं पता है तो आप इसे बाय हार्ट कर लीजिएगा, बाद में मैं आपको बताता हूँ इसका मीनिंग है। इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल में समझाया जाएगा। तीसरा हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो होता है एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी यानी किसी भी शेल का अगर मुझे एनर्जी पता करना हो तो फॉर्मूला हो जाता है -13.6 इंटू Z² डिवाइडेड बाय n² और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। अब ये फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट कन्वर्जन्स पढ़ाए जाते हैं, मैं फिलहाल इसके यूनिट कन्वर्जन्स नहीं ले रहा हूँ ना। हमको यहाँ से इतना पता चल गया कि किसी भी एटम के अंदर एक होता है प्रोटॉन, एक उसके अंदर होता है न्यूट्रॉन और एक उसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। अब इनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या कहते हैं इनको हम मिलाकर कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स।
ना ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं, अभी हमने एटम के बारे में देख लिया, उनका रेडियस, अब ये n क्या होता है, z क्या होता है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ये फॉर्मूला फिलहाल लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन उठता है कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते क्या। सी देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता करना है किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है कि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसे हम कहते हैं Z। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z। इसको कहा जाता है एटॉमिक नंबर। क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर। नाउ सिमिलरली किसी भी एटम के अंदर आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं एटॉमिक मास नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास नंबर। ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ इन तीनों एटम्स के बारे में मैं लिखना चाहूँगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोटॉन के बारे में, यहाँ पर लिख लेते हैं न्यूट्रॉन के बारे में, और यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि इनके ऊपर चार्ज कितना होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो जो चार्ज होता है वो होता है प्लस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन के ऊपर कुछ भी नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे माइनस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये सब बेसिक्स है, ये सब आना ही चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसके बिना आप ऑर्गेनिक नहीं पढ़ पाओगे। आने वाले टाइम में डिफिकल्टी होगी जब आप एडवांस ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक के सिंपल चीज़ें पढ़ना आप जब स्टार्ट करोगे। दूसरी बात होती है मास की। हाउ मच इज द मास ऑफ प्रोटॉन? एक्चुअल मास ऑफ प्रोटॉन अगर आप निकालोगे तो वो निकल के आता है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम प्रोटॉन का, और अगर न्यूट्रॉन का निकालोगे तो 1.672 इंटू 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यानी अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। 1.672 1.675 का फ़र्क है, लेकिन -24 ग्राम। अब ना मैंने एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर, कार्बन 12 से हम कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ये सबका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उस वीडियो को जरूर देखना जहाँ पे मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर के बारे में बताया। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना उसका लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक कर लेना। ये मेरे सेकंड चैनल पे मैंने अपलोड किया था, जो मेरा मेन चैनल है केमिस्ट्री अनटोल्ड का, जहाँ पे मैं BSc MSc के वीडियोस बनाता हूँ। वहाँ से आप इस वीडियो को जरूर देखने का, डिटेल आपको एनालिसिस पता चल जाएगा कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का जो मास निकल के आता है वो आता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, मतलब तो और भी कम हो जाता। अब इस मास को हम लोग AMU में एक्सप्रेस करते हैं। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं 1 AMU, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं 1 AMU, और इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं 0.005 AMU। अब ये 5 के आगे भी होता है, 548 होता है, बट ठीक है 5 भी याद रखोगे तो भी चलेगा, 548 AMU। अब ये AMU क्या होता है, व्हाट इज दिस AMU? तो याद रखना 1 AMU का मतलब 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ये बेसिक्स है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक्स होता है, ये हम वहाँ पढ़ते हैं, ये हम मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक्स में पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। मैंने इवन तो मोल कॉन्सेप्ट का मेरा कोर्स मैंने ऐप पे बनाया हुआ है, मैंने उसमें ये सब मोल कॉन्सेप्ट वाला कोर्स तो यार एकदम अल्टीमेट है। मतलब वहाँ तो मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत कुछ, एंटायर बेसिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे GOC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स होता है, वैसे ही मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोकियोमेट्री फिजिकल केमिस्ट्री का और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है प्रोटॉन के बारे में, ये आपको याद रखनी है न्यूट्रॉन के बारे में, ये आपको याद रखनी है इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का ये फंडामेंटल चीज़ होता है। अब एक प्रॉब्लम और आती है कि हमारा जो मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर हमसे ये कहता है किसी भी एटम के अंदर सिर्फ शेल नहीं होते। जैसे पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, शेल के अंदर भी सब शेल्स होते हैं। तो पहले शेल को हम कहते हैं n=1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n=2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n=3, n=4। तो हमें मिल जाता है पहला क्वांटम नंबर जिसको हम कहते हैं n, और n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें बताता है किसके बारे में, जो हमें बताता है शेल के बारे में। भाई तुम किस शेल की बात कर रहे हो? अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है, मॉडर्न साइंस हमसे ये कहती है कि शेल के अंदर सब शेल भी होता है। जैसे हमें पता है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट शेल पे जाते हो तो वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब उसमें क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी एनर्जी अलग होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग होती है, और जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी अलग होती है। तो हमने उनको क्लासीफाई कर दिया सब शेल में। 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग होती है, 6 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग होती है, हमने उनको क्लासीफाई कर दिया। और हमने उनको क्लासीफाई कैसे कर दिया कि ये वाला जो सबसे पहला शेल है, यही शेल है, यही सब शेल है, इसको हमने नाम दे दिया एस सब शेल। क्या नाम दे दिया? वही शेल है, वही सब शेल है फिलहाल, एस सब शेल, क्योंकि पहले शेल में कोई सब शेल नहीं होता। लेकिन जब दूसरे में जाते हो तो हमने इसको नाम दे दिया एस और हमने इसको नाम दे दिया पी। क्या नाम दे दिया? एस, और इसको क्या नाम दे दिया? पी। तो ये भी तुम्हारा एस है, यही एस है, इसमें पी है ही नहीं। ये पहला शेल है, शेल के अंदर सब शेल, तो एस सब शेल है, पी सब शेल है। सिमिलरली तीसरे उस पे जाओगे शेल पे तो आपको यहाँ पे 3 दिखाई देंगे, यू विल बी फाइंडिंग 3, जिसमें पहले शेल सब शेल का नाम हो जाएगा एस, दूसरे सब शेल का नाम हो जाएगा पी, और तीसरे सब शेल का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो एस पी डी क्या हो जाएगा? एस पी डी। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जैसे आप लोगों को पता है शेल का एक नंबर होता है, हर शेल का अपना एक नंबर होता है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। तो भाई सब शेल का भी तो एक नंबर होना चाहिए, देयर शुड बी ए नंबर फॉर सब शेल। परफेक्ट, हमारे पास एक नंबर है जिसे हम कहते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं? एल। क्या कहते हैं? एल। एल का मतलब होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। ये तुम्हें इनडायरेक्टली आइडिया देता है सब शेल के बारे में, ये तुम्हें बताता है कि कौन सा सब शेल प्रेजेंट है। अब इसमें आंसर कैसे? अगर एल का वैल्यू 0 है मतलब वो एस सब शेल है, अगर एल का वैल्यू 1 है मतलब वो पी सब शेल है, अगर एल का वैल्यू 2 है मतलब वो डी वाला सब शेल है, एल का वैल्यू अगर 3 है मतलब वो एफ वाला सब शेल है। तो हमारे पास एल का वैल्यू 0, एल का वैल्यू 0, एल का वैल्यू 1, 0, 1, 2। अब चौथे में जाओगे तो आपको 4 सब शेल दिखाई देंगे, यू विल बी फाइंडिंग 4 सब शेल ओवर देयर। तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3। मतलब अगर मैं इनका नाम लिखूं तो इनका नाम कैसे आएगा? ये हो जाएगा पहले का एस, तो ये हो जाएगा 1s, ये हो जाएगा दूसरे का एस, तो 2s। देखो ये भी एस था इसलिए एल का वैल्यू 0, तो आप इसको एल का वैल्यू मान सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरे का एस, ये हो जाएगा दूसरे का पी, ये हो जाएगा तीसरे का एस, ये हो जाएगा तीसरे का पी, ये हो जाएगा तीसरे का डी, चौथे का एस, चौथे का पी, चौथे का डी, चौथे का एफ। तो एस पी डी एफ, इनको हम कहते हैं सब शेल्स। क्या कहते हैं इनको? आपने पीरियोडिक टेबल में अगर सुना होगा तो हमने ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उनका नाम यहीं से आया, एस ब्लॉक। अभी वो डिटेल्स हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, फिलहाल वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, पी ब्लॉक को पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, डी ब्लॉक को डी ब्लॉक क्यों कहते हैं। फिलहाल हमें समझ में आ गया कि एक एटम के अंदर सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है हमारा, जो हमें बताता है शेल के बारे में। भाई किस शेल की तुम बात कर रहे हो, यू आर स्पीकिंग अबाउट विच शेल। जैसे जैसे तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा मतलब वैसे वैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, ये याद रखना। जैसे जैसे तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा मतलब तुम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, और जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जाते हो वैसे वैसे तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो क्या मैं यूँ कह सकता हूँ कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है वैसे वैसे शेल दूर हो रहा है, और जैसे जैसे तुम्हारा शेल दूर होते जाएगा लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन कम हो जाएगा। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद अगला चीज़ क्या आता है भाई? ये 2 इलेक्ट्रॉन आपने बताए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी के होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आपने बताए ये 2 इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी के होते हैं। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन आपने बताए ये होते तो हैं सेम एनर्जी के, लेकिन ये 2-2 के ग्रुप में होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्स वाई, जैसे एक्स वाई जेड डायरेक्शन होता है। भाई देखो जब आप एटम को प्लॉट करते हो, हम लोगों ने नॉर्मली जो पढ़ा है वो ऐसा पढ़ा है कि एटम का मतलब हो गया ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे गोल। अगर ऐसा होता तो हम सब फ्लैट होने चाहिए थे, ये तो 2 डायमेंशन हो गया, होना तो 3 डायमेंशन चाहिए। हम सब तो 3 डायमेंशन है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस में। फिर तो मैं तो पेपर की तरह पतला होना चाहिए था, ऐसे पेपर की तरह फ्लैट होना चाहिए था, बट मैं पेपर की तरह फ्लैट नहीं हूँ। इसका मतलब हम जो सोचते हैं कि सब चीज़ें एक ही हमको जो पढ़ाया जाता है बचपन में 11 स्टैंडर्ड में कि एटम जो होता है वो फ्लैट होता है, सब उसके इर्द गिर्द ऐसे ऐसे गोल घूमते हैं, ये गलत है। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम में तीनों डायरेक्शन में घूमते हैं। अगर ये न्यूक्लियस है तो एक्स एक्सेस में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वाई एक्सेस में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, और जेड एक्सेस में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे।
अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आपका जो s वाला इलेक्ट्रॉन होता है, s का मतलब ही होता है स्फेरिकल। क्या मतलब होता है? स्फेरिकल। s का मतलब होता है, इसका मतलब कि आप अगर इसको देखो, इसका जो एटम होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हर जगह इस तरीके से प्रेजेंट होता है। अब तुम बोलोगे सर ये क्या बात हुई, इलेक्ट्रॉन हर जगह प्रेजेंट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो गोल 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 घूमना चाहिए ना, वो सन के अराउंड जैसे धरती घूमती है। प्रॉब्लम यहीं शुरू हो जाती है। सी प्रॉब्लम ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी एक प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रॉन को हम दो तरीके से व्यू करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को दो तरीके से। एक वो लोग होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, जैसा गोला गोला सा होता है, ठीक है। दूसरे वो लोग होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर मानते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर। अब ये पार्टिकल वेव नेचर क्या होता है? देखो भैया, ये फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब फंडा आता होगा। अगर ये नहीं आता, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन। इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर को थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। अब ये जो वेव नेचर है, वो लोग इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव कंसिडर करते हैं। एज अ वेव मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, स्प्रेडेड फॉर्म में। तो जब आप पार्टिकल की बात करते हो तो आप इसको ऐसे इमेजिन करोगे, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द इस तरीके से चक्कर काटेगा जैसे धरती सूरज के इर्द गिर्द चक्कर काटती है। लेकिन जब तुम बात करते हो वेव नेचर की, वेव नेचर जो होता है वो प्रोबेबिलिटी की बात करता है। किसकी बात करता है? प्रोबेबिलिटी की। वेव नेचर तुमसे कहता है कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इस डायरेक्शन में इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन को पाने का प्रोबेबिलिटी कितना है, इस डायरेक्शन में इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन को पाने का प्रोबेबिलिटी कितना है। क्योंकि वेव नेचर कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बहुत हाई स्पीड में घूमता है, तो वो एक जगह प्रेजेंट होगा और वो पार्टिकल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ये कहना डिफिकल्ट है। तो हम वहां पर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। देखो, इलेक्ट्रॉन तो गोल ही घूमेगा, इलेक्ट्रॉन के गोल घूमने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, सर्कुलर मोशन करने दो इलेक्ट्रॉन को। पर किस पोजीशन पर? जैसे एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। भाई देखो, आपने घर में पंखा देखा होगा, अगर पंखा रुका हुआ है तो आपको 3 ब्लेड दिखाई देती हैं। आप एग्जैक्टली बता सकते हो ब्लेड नंबर 1, ब्लेड नंबर 2, ब्लेड नंबर 3। लेकिन अगर वही पंखा स्पीड में घूमने लग जाए तो ये कह पाना कि ब्लेड नंबर 1 कहाँ पर है और ब्लेड नंबर 2 कहाँ पर है, ये डिफिकल्ट हो जाएगा। तब आप क्या करोगे? तब आप बात करते हो प्रोबेबिलिटी की। हो सकता है यहाँ हो वहाँ हो। जैसे मान लीजिए आप एक पेंडुलम लो, पेंडुलम, और उसको धीरे से छोड़ दो तो वो धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा। अगर वो बहुत धीरे धीरे ऑसिलेट करता है तो पता करना पॉसिबल, देखो पेंडुलम सामने है, लेकिन अगर वही पेंडुलम स्पीड में, जैसे मेरा हाथ अगर आप देख रहे हो, इफ़ यू कैन सी माई हैंड, अब मुझे अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ मेरा हाथ कहाँ पर है, तो आप नहीं बता पाओगे। तब आप बोलोगे सर इतने रीजन में आपका हाथ ऐसे ऐसे घूम रहा था, ये प्रोबेबिलिटी है आपके हाथ के पाने की। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ 2 टाइप के साइंटिस्ट आ जाते हैं। एक वो साइंटिस्ट जो इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर को डोमिनेंट मानते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्लासिकल। ये वो लोग हैं जो क्लासिकल हैं और इसे कहा जाता है क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। और एक वो लोग हैं जिसको न्यूटोनियन मॉडल, क्लासिकल फिजिक्स या पुरानी फिजिक्स कहा जाती है। एक वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन छोटा पार्टिकल है और बहुत स्पीड में गोल घूमता है, तो वो लोग इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल मानते हैं और इसे कहा जाता है मॉडर्न। जिसे क्या कहा जाता है? हम इसे मॉडर्न फिजिक्स में क्लासीफाई कर लेते हैं, भाई ये मॉडर्न लोग हैं। और इसी को हम कहते हैं क्वांटम केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? क्वांटम फिजिक्स, या इसको हम कह सकते हैं क्वांटम केमिस्ट्री। तो क्वांटम में जो लोग होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव मानते हैं। यहाँ कितना प्रोबेबिलिटी है, जिस सर्कल पे वो गोल घूम रहा है वहीं पे प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी है। तो हमें ये समझ में आया, हर एक शेल में जो पहला सब शेल होता है, पहला सब शेल, उसके अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होता है, जब आप उसको 3 डायमेंशन में देखने जाते हो, 3 डायमेंशन में, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे देख। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना इसको। इसका इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में इक्वल प्रोबेबिलिटी दिखाता है। मतलब यहाँ पर भी मिलने का चांस उतना ही है जितना यहाँ पर मिलने का चांस है उसका।
और जितना उसका चांस यहाँ पर मिलने का है। मतलब एकदम स्पीयर बन जाता है। सर्कल नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्पीयर बोल रहा हूँ। सर्कल अलग होता है, सर्कल 2 डायमेंशन होता है, स्पीयर 3 डायमेंशन होता है। मतलब किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, यहाँ से आप इस डायरेक्शन में चले जाओ, इस डायरेक्शन में चले जाओ, आप ऊपर चले जाओ, आप नीचे चले जाओ, यहाँ चले जाओ या वहाँ चले जाओ, हर डायरेक्शन में उस इलेक्ट्रॉन के पाने का प्रोबेबिलिटी एक जैसा है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है एस सबशेल का इलेक्ट्रॉन, एस सबशेल का इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उसका नाम भी रख दिया गया स्फेरिकल। क्या रख दिया गया? स्फेरिकल। स्फेरिकल यानी एस, इसीलिए एस सबशेल। अब जब आप जाते हो सेकंड सबशेल पे, जो कि ये वाला है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनकी प्रॉब्लम क्या है पता है? ये इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस पे ढूंढने जाते हो, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस पे ढूंढने जाते हो, तो इनको पाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्सेस पे ही होता है और इन बिटवीन दी एक्सेस नहीं होता। अब देखो प्रोबेबिलिटी को हम ड्रॉ कैसे करेंगे। अगर यहाँ डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को पाने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को पाने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, तो हम इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं। वी ड्रॉ इट लाइक दिस। दिस डज नॉट मीन कि इलेक्ट्रॉन वैसे प्रेजेंट है या इलेक्ट्रॉन वहाँ बलून की तरह प्रेजेंट है। नो, दिस सिंपली मीन्स कि इस डायरेक्शन में द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज़्यादा प्रेजेंट है। जैसे भाई पानी होता है, पानी को अगर आप डाल दो तो कैसे वो फैल जाता है। एक जगह पे पानी ज़्यादा होता है लेकिन पीछे पीछे तक उसकी वो थोड़ा गिल्लापन रह जाता है, वेटनेस रह जाता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन को ये डायरेक्शन में मिलने का आपका प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है इस डायरेक्शन में। तो अगर आप कल को यहाँ से आओगे ना, आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा दिखाई देगा, और अगर आप ये डायरेक्शन से आओगे तो आपको नेगेटिव चार्ज उतना दिखाई नहीं देगा। तो ये कौन सा मॉडल है? ये वेव नेचर वाला मॉडल है। पार्टिकल नेचर तो उसको पार्टिकल इमेजिन करता। और हाँ, ये जो आपने ऐसे इमेजिन किया, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे ऐसे। 90% बच्चों को लगता है कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गोल घूमते हैं, ऐसे गोल घूमते हैं। नो, दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस सिंपली मीन्स कि अगर एक सर्कल है, अगर एक सर्कल है, ये न्यूक्लियस है, अगर तुम पार्टिकल वाले लोग इलेक्ट्रॉन को ये इमेजिन करते हो कि इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल घूमता है ऐसे, तो हम क्वांटम वाले लोग इस डायरेक्शन में, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो हमें समझ में आता है कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज़्यादा है, तो हम ऐसा डंबल शेप ड्रॉ कर देंगे। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज़्यादा है, हम डंबल शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गई आपकी ऑर्बिटल, ये इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका क्या है? ये है आपका ऑर्बिट। क्या है आपका? ऑर्बिट। जिस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन को तुमने गोल घूमते हुए इमेजिन किया, जिसका रेडियस नील बोहर के फॉर्मूले से पता चला, ये नील बोहर का जो फॉर्मूला तुमने यहाँ लगाया आर रेडियस का, ये वो ऑर्बिट है, ये वो ऑर्बिट है जिसका डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट से अंदर, अरे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में से कैसे गुजर सकता है? हाउ कैन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू न्यूक्लियस? एक कॉमन लॉजिक सेंस है, हम इसमें नहीं लगा सकते कि हम, कुछ लोग इमेजिन करते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 गोल घूमता है। नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो इलेक्ट्रॉन गोली घूमता रहेगा, बस फर्क सिर्फ ये हो जाएगा कि अब यहाँ ना दो नज़रिए हैं। पार्टिकल, जो लोग इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल इमेजिन करते हैं वो कहेंगे कि देखो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है। पर जो उसे वेव इमेजिन करते हैं वो उसे कहेंगे भाई बताओ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को पाने का प्रोबेबिलिटी कितना है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को पाने का प्रोबेबिलिटी कितना है। इस प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चार्ज डेंसिटी कितना है, वहाँ पर उसका कितना नेगेटिव चार्ज जमा है और कितना नेगेटिव चार्ज वहाँ पे फैला हुआ है। तो यहाँ अगर ये टाइप की आपको ऑर्बिटल, ये टाइप का शेप अगर आपको मिलता है, तो देखो इस सर्कल को हम कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट, जिस सर्कल में वो गोल घूम रहा है, जिसको पार्टिकल वाले, और उसी सर्कल में अलग अलग पोजीशन पे कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसको हमने इस डायग्राम से ड्रॉ किया। इस डायग्राम को हम कहते हैं ऑर्बिटल। सी, ऑर्बिटल का मतलब ये नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ ऐसा, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में से आर पार जा रहा है, वेरी गुड, ऐसा पॉसिबल है क्या? इसका मतलब होता है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जहाँ पर पार्टिकल लोग, जो पार्टिकल क्लासिकल वाले लोग हैं, जहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल गोल इमेजिन कर रहे थे, वहाँ
अलग अलग एंगल पे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है पाने की। तो ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और ये क्वांटम से ही समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल का जो फंडा है ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आपसे कहता हूँ ऑर्बिटल मतलब वहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है पाने की, तो हमारे पास अलग अलग ऑर्बिटल्स होती हैं। वी हैव गॉट डिफरेंट डिफरेंट टाइप, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाया जा सकता है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मान लीजिए ये आपके पास जेड एक्सिस है। अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको पाने का प्रोबेबिलिटी हर पॉइंट पर उतना ही है, एट एवरी पॉइंट यू हैव गॉट द सेम प्रोबेबिलिटी। मैं इसको अच्छे से इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ, रुको मैं इसको दोबारा, ये इंपॉर्टेंट है प्लीज़ इसको समझना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स बनेगा। दिस विल बी द बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि हम हर जगह ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, आपका इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे इमेजिन किया कि आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरीके से। तो भाई इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर हर पॉइंट पर यहाँ 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 उसको पाने का प्रोबेबिलिटी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो फैला हुआ है हर जगह इक्वल प्रोबेबिलिटी में, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब गोल घूमता है, देखो आपने कभी अगर कार्टून्स देखे हो तो आपने देखा होगा कि रात को जब गाड़ियाँ जो या कार्टून्स, या आपने कभी रात को अगर हाईवे का सीन देखा हो तो गाड़ी जब जाती है तो ऐसा लगता है जैसे गाड़ी चली गई, पीछे लाल कलर की लाइट स्प्रेड हो गई। ऐसे पिक्चरों में अगर आपने देखा होगा जब वो भागते हैं तो ऐसा लगता है पीछे उसका कुछ तो रह गया। तो सिमिलरली हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो गोल 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 घूम रहा होगा तो उसका कितना चार्ज कहाँ पर एक्यूमुलेटेड है और कितना चार्ज कहाँ पे स्प्रेड है। अगर सब जगह इक्वल अमाउंट में स्प्रेड है, ऊपर भी अगर यहाँ मेरा इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे सर्कुलर मोशन करते हुए इमेजिन करता हूँ कि मेरा इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे, और अगर वहाँ पर भी सेम हर पॉइंट पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, कहीं पर भी चले जाओ, या उसको तुम ऐसे इमेजिन कर लो, कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस तरीके से अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है 3 डायमेंशनली, क्योंकि देखो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 3 डायमेंशन में चलेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर तुम उसको इमेजिन करते हो ऐसे, अगर हर डायरेक्शन में यहाँ वहाँ ऊपर नीचे अगर इलेक्ट्रॉन को पाने का प्रोबेबिलिटी सेम है, तो मुझे बताइए उसकी प्रोबेबिलिटी को आप प्लॉट कैसे करोगे। यू हैव गॉट द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो हम उसे एक सर्कल बना के, स्पीयर बना के, इस सर्कल नहीं स्पीयर, सर्कल तो 2 डायमेंशन होता है, ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये तीसरा सर्कल है। वी आर नॉट स्पीकिंग अबाउट सर्कल, हम स्पीयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऐसे बलून की तरह होगा, तो हम इसको कहेंगे एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल इज द प्रोबेबिलिटी, ऑर्बिट इज द रास्ता जहां पर वो गोल घूम रहा है। अगले डायरेक्शन से अगले एग्जांपल समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास इस तरीके से प्लेन है, इस तरीके से एक प्लेन है, ये आपका न्यूक्लियस है। हम इमेजिन करते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ गोल घूम रहा है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को इधर इमेजिन करते हैं ऐसे गोल घूम रहा है इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी खोजने निकले। तो हमें पता चला इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। प्रोबेबिलिटी का मतलब वहाँ चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेटेड है, द चार्ज डेंसिटी ओवर देयर इज मोर। जैसे भाई मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन्स होती हैं, अगर आपने कभी देखा होगा, हमने मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। हम क्या कहते हैं, जैसे तुम मैग्नेट के नज़दीक जाओगे मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी बढ़ जाता है, और जैसे जैसे तुम वहाँ से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि लाइंस जो हैं वो स्प्रेड हो जाती हैं। तो सिमिलरली आप इस न्यूक्लियस के पास जैसे जैसे जाओगे, इस वाले डायरेक्शन में चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज, ऐसा नहीं है कि बीच में नहीं है, पर वहाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब गोल घूम रहा है तो इन 2 कॉर्नर्स पे द चार्ज डेंसिटी, गोल घूमना इज अ पार्टिकल नेचर, गोल घूमना है जो पार्टिकल नेचर। तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे प्लॉट करेंगे, तो हम प्रोबेबिलिटी को ऐसे प्लॉट करेंगे, ये है। तो ये जो मैं लोब बना रहा हूँ बलून जैसा, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन बता रहा है? इज इट रिप्रेजेंटिंग एन इलेक्ट्रॉन? नो, इट्स नॉट रिप्रेजेंटिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ऑल। ये तो आपको एक्स एक्सेस में, इससे ये समझ में आया कि इस ऐसे अगर तुम इमेजिन करोगे तो यहाँ पर अगर ये एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस में इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है भाई, मतलब हमने इसको नाम दे दिया एक्स एक्सेस में मिलने वाला, और ये भी एक्सेस पे है,
प्रिंसिपल एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हमने इसको नाम दे दिया पी एक्स ऑर्बिटल। क्या नाम दे दिया? पी एक्स ऑर्बिटल। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से हम ये जेड एक्सिस ले लेते हैं, ये जेड एक्सिस ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे इमेजिन करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब मैं जब उसको ढूंढने निकला तो मुझे पता चला कि उसकी प्रोबेबिलिटी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मैक्सिमम है, तो मैं उसका लोब कैसे ड्रॉ करूंगा? ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ऊपर नीचे, तो ये कौन सी एक्सेस होगी? जेड एक्सेस। हमने इसको नाम दे दिया पी जेड ऑर्बिटल, क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑर्बिटल है। अब मान लीजिए आपके पास एक और एटम है, एक और इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे, ये सर्कल देख रहे हो, इस तरीके से सर्कल बना लो आप, ऐसे ऐसे आप इसका सर्कल बना लो। फिर हमें पता चलता है कि वो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में मैक्सिमम है, उस डायरेक्शन में और उस डायरेक्शन में वो मैक्सिमम है, तो हम उसकी ऑर्बिटल को ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो मुझे बताइए, मुझे ये समझ में आ गया कि ये 3 एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन की पाने की प्रोबेबिलिटी है, ऊपर है, नीचे है, यहाँ है, वहाँ पे ज़्यादा अब हर जगह नहीं है, अब सिर्फ एक्सेस पे प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी। तो हमारे पास 3 एक्सेस होती हैं, हमारे पास पी जेड हो गई, हमारे पास पी एक्स हो गई, और हमारे पास ये पी वाई हो गई। तो हमने इसको नाम दे दिया पी ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स मतलब प्रोबेबिलिटी, ऑर्बिट मतलब वो सर्कल। क्लियर है? ऐसे ही हमारे पास आ जाता है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल जो होती हैं वो काफ़ी डिफ्यूज्ड होती हैं, और डी ऑर्बिटल का हमारा काम पड़ेगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो पी ऑर्बिटल कितनी होती है मेरे पास? हाउ मेनी पी ऑर्बिटल्स आर देयर? अगर मैं इसको अपना प्लेन मानता हूँ तो एक पी ऑर्बिटल होगी, यानी यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन को पाने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मिलेगा। एक पी ऑर्बिटल होगी, अगर आप ऊपर से आते हो तो आपको इलेक्ट्रॉन स्वागत करेंगे, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा मिलेगा। और एक आप इसको ऐसे इमेजिन करते हो तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन भर भर के मिलेंगे, यानी उस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? पी इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये 2p हो सकते हैं, 3p हो सकते हैं, 4p। अब ये यहाँ आपको यहाँ तक मिलेगा 2p। 3p वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बड़ा ऑर्बिटल हो जाएगा, 4p वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी डेंसिटी। और अब बड़ा साइज मतलब दूर डेंसिटी, बड़ा साइज मतलब ज़्यादा डेंसिटी ऐसा नहीं है, बड़ा साइज का मतलब हो गया कि न्यूक्लियस से वो उतना दूर है। ये 2p है, ये 3p है, ये 4p है तो p एक्सेस पे ही ना, तो सारे के सारे p ऑर्बिटल जो होंगे वो एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो हम जनरली उनको ये बना के छोड़ देते हैं। जैसे यहीं पे देख लो, ये 2p होगा तो ये 3p हो जाएगा, ये 4p हो जाएगा। तो जितना तुम्हारा शेल बढ़ेगा, जैसे तुम 2p की बात करो, 3p की बात करो, 4p की बात करो, तो 2p वाले ऑर्बिटल्स अगर ऐसे हैं, न्यूक्लियस के करीब हैं, तो 3p वाले ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होंगे। 4p वाला भी सेम शेप होगा, डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन न्यूक्लियस से दूर होगा। उम्मीद करता हूँ ये फंडा बहुत अच्छे से समझ में आया। अब मुझे एक बात बताइए, हमने जब p ऑर्बिटल की बात करी तो कितने डायरेक्शन में p ऑर्बिटल मिला? 3 डायरेक्शन में, इसीलिए 3 आया, px, py, pz। ये एक ही डायरेक्शन में था तो s, x, y, z ये सब डायरेक्शन में था, तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिमिलरली s में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1, p में कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 1, 2, 3, और d में कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। मतलब ऑर्बिटल्स कितने हैं, कितने डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। जैसे हम यहाँ समझे कि s ऑर्बिटल मतलब आप किसी भी डायरेक्शन से न्यूक्लियस की तरफ आने की कोशिश करो, आपको हर डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मिलेगा। आप कहाँ से आ रहे हो फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से आओगे तो भी नेगेटिव चार्ज मिलेगा, ऊपर से आओगे तो भी नेगेटिव चार्ज, नीचे से भी, ये डायरेक्शन से भी, वो डायरेक्शन से भी, और ये डायरेक्शन से भी, मतलब हर जगह नेगेटिव चार्ज था। तो हमने उसको नाम क्या कर दिया? स्पेरिकल s। लेकिन p में यहाँ पे चार्ज मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा, ऊपर मिलेगा, नीचे मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, लेकिन अगर बीच में से आओगे नहीं मिलेगा। अगर यहाँ के मैं बीच में से जाता हूँ, यहाँ से मुझे नहीं मिलेगा, इस एक्सिस पर मिल सकता है। तो इन सबको मैं एक साथ ड्रॉ कर देता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एक साथ ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए अगर मेरे पास ऐसा एक क्यूब है, तो समझा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस तरीके से मान लीजिए मेरे पास क्यूब है,
ऐसा एक क्यूब है और इसके बीच में एक न्यूक्लियस है, बीच में एक न्यूक्लियस है। अगर आप ये डायरेक्शन से जाओगे तो भी आपको इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मिलेगा, अगर आप ये डायरेक्शन से जाओगे तो भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मिलेगा। और ये कौन से एक्सेस में है, मान लेते हैं ये आप एक्स एक्सेस से जा रहे हो, पी एक्स प्रिंसिपल एक्सेस। अब अगर आप ऊपर से आते हो तो भी आपको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिलेगी, पर सिर्फ इसी डायरेक्शन में मिलेगी। आप नीचे से जाते हो तो भी आपको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हर डायरेक्शन नीचे से मिलेगी। तो हम इसको कह देते हैं पी जेड एक्सेस। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, अगर आप यहाँ से आते हो, यहाँ से, तो भी आपको इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मिलेगा प्रिंसिपल एक्सेस पे। और अगर पीछे से आते हो तो भी आपको इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी वहाँ मिलेगा, वो डायरेक्शन से आते हो। पर अगर मान लीजिए आप ये डायरेक्शन से आ रहे हो, आपको इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा। मतलब पी एक्सेस के, पी सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस पर ही इफेक्टिव हैं। लॉजिक समझ में आया? इफेक्टिव हैं मतलब यहाँ डायरेक्शन से आपको, अगर मैं और तरीका बताऊँ, मान लीजिए जब वहाँ से आ रहे हो आपको इलेक्ट्रॉन चार्ज का डेंसिटी नहीं मिलेगा, ऊपर से आते तो मिलता। मतलब इससे ये समझ में आ जाता है इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहाँ है, चार्ज डेंसिटी। तो फिजिक्स वाले उसे चार्ज डेंसिटी कहते हैं, हम उसे ऑर्बिटल ऑर्बिटल चिल्लाते रहते हैं। एस ऑर्बिटल होता तो सर, एस ऑर्बिटल होता तो आप कहीं से भी आ जाइए, हर जगह आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा, हर जगह यू विल फाइंड द नेगेटिव चार्ज एट एवरी पोजीशन। फिर वहाँ स्फीयर में मेरे को सब पूरा सर्कल बलून जैसा बनाना पड़ता। उम्मीद करता हूँ लॉजिक समझ में आया होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे पास पहले तो शेल आया, शेल में सब शेल देखा, एस सब शेल, पी सब शेल, एस पी डी। फिर हमें पता चला पी में जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वो 2 इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में, 2 इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में, 2 इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी एक डायरेक्शन में। मतलब 2-2 के ग्रुप में 3 ग्रुप थे, 3 अलग अलग डायरेक्शन में। सिमिलरली डी में 5 डायरेक्शन में, 5 ऐसे डायरेक्शन होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मिलेगा। और एफ में जाओगे तो 7 ऐसे डायरेक्शन होंगे, 7 ऐसे अलग अलग डायरेक्शन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब प्रॉब्लम क्या है, इन डायरेक्शंस का कुछ तो हमें नाम देना पड़ेगा। तो हमने लिया नया एटॉमिक नंबर जिसे कहा जाता है m, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m का वैल्यू 0। अगर अब ये तो हर जगह है ना, हर डायरेक्शन में है, कहीं से भी आओ न्यूक्लियस के पास तुमको s वाला इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा, हर जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज फैला हुआ है उसका। यहाँ भी 0 आएगा, पर यहाँ एक जगह 0, एक जगह +1, एक जगह -1, मतलब x एक्सेस, y एक्सेस, z एक्सेस। सिमिलरली ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये -1। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 डायरेक्शन में था तो स्टार्ट 0 से करते हैं, +1 +2 -1 -2। तो +1 -1 0 -2 तुम्हें क्या बताता है, ओरिएंटेशन। क्या बताता है, ओरिएंटेशन, किस डायरेक्शन में। क्योंकि हमने देखा ना हर जगह इलेक्ट्रॉन फैला होगा तो एस हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का नाम ही हमने उनके पाने की प्रोबेबिलिटी पे दिया हुआ है। और प्रोबेबिलिटी को ऑर्बिटल कहते हैं, ये याद रखना। ऑर्बिटल का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। और उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, इसके साथ ड्रॉ करते हैं, इसके साथ। और ये ऑर्बिट है जहाँ पुराने लोग इलेक्ट्रॉन को, आज भी हम वैसे ही, अगर पार्टिकल मानोगे तो ऐसे, और अगर उसको वेव नेचर मानोगे तो किस डायरेक्शन में कहाँ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। जैसे पंखा रुका होगा तो 3 ब्लेड, पंखा नहीं रुका हुआ है तो हम तुक्काबाजी करते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ऐसा लगेगा सब जगह ब्लेड है ना। तो जो स्पीड में जब कोई चीज़ होती है, जब हम उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे होते हैं तो हम ऑर्बिटल की बात करते हैं। और जब हम उसे पार्टिकल के फॉर्म में इमेजिन करते हैं कि देखो पार्टिकल गोल 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 घूम रहा है, तो हम उसे ऑर्बिट कहते हैं। आई होप ये फंडा यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर है, ऑर्बिटल का शेप समझ में आया। अब एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एस सब शेल में एक ही सब शेल होता है और उसमें एक ही ऑर्बिटल होती है पहले में। एस सब शेल मतलब एक ही, हर डायरेक्शन में प्रेजेंट। पी में 3 अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। तो यहाँ 3 ऑर्बिटल्स आएंगे। पी सब शेल है, ये ऑर्बिटल्स हैं। अब अगली प्रॉब्लम, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पे एक सब शेल हो गया, ये सब शेल में एक ऑर्बिटल, ये दूसरी ऑर्बिटल होगी,
ये तीसरी ऑर्बिटल हो गई, करेक्ट। अब यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब रहते हैं तो साथ में रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की जोड़ी होती है और वो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे होते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर अंडरगोइंग अ स्पिन, तो हम उसे कहते हैं स्पिन नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं ये डी को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसको ऐसे इमेजिन करो, अगर ये तुम्हारा एटम है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, तो तुम अगर ऐसे इमेजिन करते हो, हम पार्टिकल वाले पे चलते हैं, चलो प्रोबेबिलिटी हम बाद में निकाल। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, वहाँ कितना प्रोबेबिलिटी है, तो हम अगर ज़्यादा है तो हम ऐसे बनाएंगे, नहीं है तो फिर हम हटा देंगे वहाँ से, वो बाद की बात है। मान लेते हैं वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन खुद भी स्पिन कर रहा होता है। हर इलेक्ट्रॉन अपने आप में स्पिन करता है, तो जब वो खुद स्पिन करता है, मान लीजिए उसके बगल में एक और इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपोजिट स्पिन कर रहा होगा। जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं तो उनके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मान लीजिए अगर वो ऐसे स्पिन कर रहा है तो ऊपर अगर साउथ पोल है, नीचे नॉर्थ पोल होगा, और इसके जनरेट करते समय नीचे अगर नॉर्थ साउथ पोल है तो ऊपर नॉर्थ पोल होगा। नाउ सिंस वो दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में है, साउथ पोल नॉर्थ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, साउथ पोल नॉर्थ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, तो हम कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करके से था, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे था, इसका नॉर्थ इसके साउथ के साथ, इसका साउथ इसके नॉर्थ के साथ, दिस टू इलेक्ट्रॉन्स आर पैड, और हम उनको एक बॉक्स बना देते हैं, इनको हम कहते हैं पैड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन सिंगल है और वो स्पिन कर रहा है इस डायरेक्शन में इस तरीके से, तो उसका साउथ पोल अगर ऊपर है तो नॉर्थ पोल नीचे होगा। ये मेरा जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, अनपैड इलेक्ट्रॉन है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या है, पैड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपैड इलेक्ट्रॉन को हम हमेशा सिंगल एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये एक एक्सेस हो गई, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि हमारे पास फिलहाल सिर्फ वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ और यहाँ उनके पाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये फंडा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये इनका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज लीव इन 1 ऑर्बिटल। तो जो 1 ऑर्बिटल आप देख रहे थे यहाँ पे, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 2। मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 2, अपोजिट स्पिन के साथ। इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे होंगे। अब मुझे बताओ पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, तो पहले शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने, 2 2 4 5 6, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन। देखो टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो कुल मिला के कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2, 8, 18 जो हम पढ़ते थे, 2, 8, 18 जो हम पढ़ते थे, वो यही रूल था। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट है, एक का स्पिन उल्टा, इसका स्पिन मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, तो इसको अगर ऐसा है तो हम इसको कह देते हैं प्लस हाफ स्पिन, इसको कह देते हैं माइनस आधा। ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, कुल दोनों मिल जाएंगे तो सिंगल बन जाते हैं, एक जोड़ी बन जाती है, करेक्ट है। ये आधा, पर ये अपर हाफ है और ये माइनस वाला हाफ है, प्लस हाफ माइनस हाफ। तो हमारे पास एक नया क्वांटम नंबर निकलता है जिसको हम कहते हैं एस, जिसको कहा जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए ये क्वांटम नंबर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्वांटम केमिस्ट्री में ही पढ़ाया जा सकता है। फिलहाल तो मैं आपको एक ओवरऑल ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक पढ़ानी है और ऑर्गेनिक पढ़ाने के लिए मुझे ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़ानी पड़ेंगी। उसके बिना आप जीओसी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन आएगा, कार्बन की रिएक्टिविटी समझनी है, कार्बोकटायन, कार्बो अनायन अगर आपको समझना है, कैसे कार्बीन बनता है, कैसे कार्बन रिएक्ट करता है, कब रिएक्टिव सेंटर बनता है, कब नहीं बनता है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ऑर्बिटल के बेसिस पे ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को घुमाया जाता है। एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला बंदा वहीं आएगा, ऊपर आके क्या फ़ायदा उसका, जहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब हम वेव नेचर यानी क्वांटम मॉडल की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होगा, हमें लेना देना नहीं है, पर जब इलेक्ट्रॉन गोल घूमेगा तो किस डायरेक्शन में, किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ ज़्यादा रहेगा, कहाँ वो ज़्यादा स्प्रेडेड रहेगा, क्योंकि वो एक जगह स्टेगनेंट नहीं है, वो गोल घूम रहा है, गोल 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 घूमेगा। और वो ज़रूरी नहीं है ऐसे ही गोल घूमेगा, वो ऐसे भी गोल घूम सकता है, वो ऐसे भी गोल घूम सकता है, वो ऐसे हर डायरेक्शन में।
तो हम क्या कहेंगे, किस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो उस डायरेक्शन को हम एक ऑर्बिटल मान लेते हैं। तो ऐसे हमारे पास डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होती है, मतलब 5 ऐसे डायरेक्शंस हैं। देयर आर 5 सच डायरेक्शंस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा अमाउंट में वहाँ स्प्रेडेड होगा, वहाँ मतलब एक्यूमुलेटेड होगा। समझ में आया? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये फंडा एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपको क्लियर हुआ होगा, जहाँ पर हमने शेल, सब शेल और ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा और 4 मेन क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा। मैं इस वीडियो में बुक रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, इवन तो मुझे बुक रीडिंग करनी चाहिए। द स्ट्रक्चर, अगर आप देखो द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, स्टार्टिंग में नेगेटिव पॉजिटिव बताया, आइसोटोप्स के बारे में, कार्बन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, AMU क्या होता है, सब बताया। ये सब मैं स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पहली स्लाइड पे आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आप चाहो तो बाद में इसको रीड कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको रीड करूँगा। फिर उसके बाद इन्होंने हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है। फिर उन्होंने नंबर ऑफ ऑर्बिटल SP, SPD, SPDF, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, एटॉमिक नंबर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी अब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, फिर कैसे वो इलेक्ट्रॉन्स को, अब ये सब चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। ये अबॉव प्रिंसिपल, ये पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये हंस रूल, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अगले वीडियो में पहले ये पढ़ाऊँगा और उसके अगले वीडियो में फिर हम बुक रीडिंग करेंगे कि क्या बुक में लिखा हुआ। तब तक आप चाहो तो ये बुक रीडिंग कर सकते हो पूरा, यू कैन रीड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, मतलब आपकी मर्जी, आप रीड करना चाहो तो इनको रीड कर सकते हो। फिर आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड का हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो ये पूरा एटॉमिक वाला जो पार्ट है मैं पहले अपनी तरफ से थ्योरी पढ़ाऊंगा और फिर देखेंगे कि बुक में क्या दिया। जो डायग्राम्स मैंने बताए हैं अभी वो यहाँ दिए नहीं है, वो डायग्राम्स आपको ना इन्होंने लास्ट में दिए हुए हैं, बहुत आगे इन्होंने, अगर मैं आपको दिखाऊँ इन्होंने कहाँ डायग्राम बनाए हुए हैं, तो इसी देखिए यहाँ इन्होंने फिर स्टार्ट किया है, यहाँ भी नहीं किया। एक्चुअली उन्होंने डायग्राम्स वगैरह जो बनाए हैं किताब में जो दिया हुआ है वो ये दिया, यानी सी एटॉमिक ऑर्बिटल 1.5, और मैं आपको 1.1 में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये नहीं पढ़ाऊँगा, ये लिंक में है। तो मे भी शायद ऑथर ने जो भी सोचा हो, मुझे ऐसा लगता है ये पहले पढ़ा देना चाहिए। फिर उन्होंने देखो इस तरीके से इसका ये इन्होंने थोड़ा वेव मॉडल को समझा दिया है कि वेव मॉडल क्या होता है। ये देखो, तो इसको हम दोबारा ले लेंगे, नो प्रॉब्लम, इसको हम दोबारा लेंगे, इसको हम दोबारा वापस से पढ़ेंगे। कैन यू सी दिस? इसको हम दोबारा पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया है कि MOT को और ऑर्बिटल को, हाइब्रिडाइजेशन को एक साथ कर दिया और पहले सिर्फ एटम के बारे में पढ़ाया। तो मैंने क्या किया है कि पहले मैंने आपको पूरा एटम पढ़ा दिया, साथ में इलेक्ट्रॉन कैसे होता है वो भी अभी पढ़ा दिया, खत्म कर दिया, अभी पढ़ा है, ताकि बात के लिए हमको सिर्फ रीडिंग करना हमारा रह जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये फंडा यहाँ तक का क्लियर है। अगले वीडियो में फिर से मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा अपनी तरफ से, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो बचा हुआ पैराग्राफ है 1.1 एंड 1.2 ये पूरा रीड करेंगे। तो हमारा फिर 1.1 1.2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जो 1.1 है और 1.2 है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर एंड एटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये पूरा हो जाएगा। फिर 1.3 को हम पढ़ना बाद में स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।